नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के आज के इस कार्यक्रम में हम एक विषय पर बातचीत करेंगे। यह विषय जुड़ा हुआ है जो पूरा का पूरा एक क्रिमिनल ट्राइब्स का मुद्दा है उससे। हम सब जानते हैं, अगर हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं और आम तौर पर हम सामाजिक जीवन के बारे में जागरूक हैं, तो हिंदुस्तान के अधिकांश भागों में हमें कुछ ऐसे समूह मिलते हैं जिन्हें डिनोटिफाइड या विमुक्त या घुमंतु समुदाय के रूप में जाना जाता है। हो सकता है कि इन तीनों में कुछ अंतर भी हो, खास तौर पे विमुक्त और घुमंतु के बीच में, जो कि आगे जो आज हमारे पैनल में लोग हैं उसको स्पष्ट करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, यानी कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में जानने के से पहले और उन्हें डिनोटिफाइड जिस कानून से किया गया, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में जानने से पहले, मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों का परिचय आज के हमारे मेहमानों से करा दूं। हमारे साथ रमाशंकर सिंह जी हैं। रमाशंकर सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एकेडमिक फेलो हैं। इसके पहले ये शिमला के एडवांस स्टडीज में भी फेलो रह चुके हैं। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है, नदीपुत्र, और आमतौर पर जो अकादमिक दुनिया है उसमें ये सक्रिय रहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि इनके विशेष परिचय की देने की जरूरत नहीं है। ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। ये अभी पीएचडी कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑरेगन यूनिवर्सिटी से, और इनकी पीएचडी का जो विषय है वह जो आज हमारी चर्चा का विषय है उसी से संबंधित है। आज के दिन जब हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि 31 अगस्त के दिन ही इस कानून को खत्म किया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को खत्म किया गया था, और उसके बाद भारत के प्रशासन में, भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की राजनीति में एक नई शब्दावली डिनोटिफाइड ट्राइब्स का उदय हुआ। तो हमारी आज कोशिश बहुत ही साधारण सी है कि हम यह समझ पाए कि यह जो पूरा कानून था उसके बनने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, और इस कानून के खत्म होने के समय किस तरह की बातें कही गई, और इस कानून के खत्म हो जाने के बाद जो समुदाय डिनोटिफाइड हुए, क्या वह अब हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पाने में समर्थ हैं? क्या वे भी अपने जीवन में अन्य सभी समुदायों की तरह ही आगे बढ़ने का सपना देख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं? क्या राजनीति में उनकी भी हिस्सेदारी अन्य समूहों की भांति ही है? तो इन सभी प्रश्नों पर एक समझ विकसित करने के लिए हम रमाशंकर जी और रविंद्र जी से कुछ कुछ प्रश्न करेंगे। मेरा पहला सवाल रविंद्र जी आपसे होगा कि ये जो जिसे हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहते हैं, अगर बहुत ही सरल शब्दों में एक विद्यार्थी को जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है और जो आमतौर पर इस विषय पर कोई जानकारी नहीं रखना है, उसे हमें समझाना हो संक्षेप में, तो हम उसे किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट हैं। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज़? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सर जब भारत में जो ब्रिटिश राज का जो एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ था, तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे अलग-अलग विभिन्न तबकों से, समुदायों से, अलग-अलग टाइप के लोगों के समूहों से एनकाउंटर करना पड़ा था उनका। तो जब भारत में जब अंग्रेज़ी राज की स्थापना हो रही थी और जब वो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ मजबूत कर रहे थे, तो उनका शाबका कुछ ऐसे लोगों से पड़ा कि जो लोग एक जगह पर सेटल्ड नहीं थे, घुमंतू थे। हालांकि भारत में घुमंतू लोगों के जीवन का इतिहास रहा है, भारत में नोमैडिज्म का इतिहास रहा है, वो हज़ारों साल पुराना रहा है। भारत में सैकड़ों ऐसे समुदाय रहे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ऐसे सैकड़ों की तादाद में समुदाय रहे हैं। वो लोग मुख्य धारा के समाज में हमेशा से एक एक बहुत ही, जिसको लुक डाउन अपॉन करना कहते हैं, वो उस तरह से देखे जाते रहे हैं। जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं वो हमेशा से घुमंतू समुदायों को एक शक की निगाह से देखती रही हैं। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि भारत के जो बहुत से जो एंशिएंट इंडिया के जो टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट और जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनमें इन सब बातों के वर्णन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रमासर के एक पेपर में पढ़ा था कि भाई जो अर्थशास्त्र है वो राजा को ये डिक्टेट करता है कि भाई जो हिल ट्राइब्स हैं और जो नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो स्टेट है अपनी पेरिफेरी से बाहर इस्टेब्लिश करे या बाहर इनको स्थापित करे। ऐसे एक अमरकोश नाम का ग्रंथ है, उसमें भी जो नट हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है, और बहुत ही डेरोगेटरी वर्णन है, मतलब वो कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वर्णन नहीं है। इस प्रकार से इसी तरह से
जो जो मध्यकालीन भारत है और जो आधुनिक भारत है, उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाले लोगों के प्रति एक शक का रवैया जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का समाज है उनका रहा है। सेकंड, जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अलग अलग समुदायों के प्रति अपनी एक समझ विकसित की थी। तो उनको उनकी एक समझ ये थी कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है, उनको अंग्रेजों की समझ थी ये कि वह कास्ट सिस्टम हो जाए, जो कि कुछ हद तक सच भी है कि ये एक हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है। कास्ट सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है कि भाई किसी कास्ट में पैदा होने वाला बच्चा अगर कोई चमार है तो उसके फोर फादर्स भी चमड़े का काम करते रहे होंगे, और उसके जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी क्या ये जो चमड़े का काम करती रही होंगी या करेंगी। इसी प्रकार से उनकी नज़र में अगर कोई आदमी उठाईगीर है, कोई चोर है, कोई उचक्का है, तो उनको लगता था कि ये उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है और इनके जो फोर फादर्स एंसेस्टर्स हैं वो यही काम करते आए होंगे, और इसी समझ को उन्होंने आरोपित किया इनके ऊपर घुमंतू समुदायों में। पहला एक कारण और है कि जो जब ये जो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर है, इंग्लैंड में जिप्सीज की जो समस्या थी, मतलब कि अगर राज्य के गठन की अगर मध्यकालीन वो बात करी जाए तो इसमें है कि जब जो स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें भी जो जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी यूरोप की, उनको भी बहुत ही शक की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि वो जो टैक्स अपरेटस है उससे बाहर थी। जो जो कम्युनिटीज है ना, जिप्सीज और जो रोमाज हैं या दुनिया के जितने भी जो घुमंतू समुदाय हैं वो, तो और वो उनको ट्रबल मेकर्स कंसिडर करते थे, जो यूरोपियन जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो वो भारत में आए। तो इन सब रीजन्स की पहला तो उनको लगता था कि जो नोमैड्स हैं वो इनहेरेंटली ट्रबल मेकर्स हैं ये। सेकंड कि भाई इनका जो ऑक्यूपेशन है चोरी करना, ये इनका कास्ट ऑक्यूपेशन है और ये इनका हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है। थर्ड है जो उन्होंने जो 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 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट मेकिंग की प्रोसेस थी, उसके अंदर उन्होंने वही विचारधाराएं भारतीय समाज से ग्रहण की, क्योंकि पहला तो जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनको जब उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो उनके साथ में जो ज्ञान का बोध है, जो भारतीय समाज के जो ज्ञान का दर्शन है कि वो जो घुमंतू समुदाय हैं वो ट्रबल मेकर्स हैं, वो अपने साथ में ले गए। और इन सब मिले जुले कारणों की वजह से और इसके अंदर और भी अगर बहुत से कारण है जो रमा सर हमें और आगे एक्सटेंसिवली बताएंगे, इन सब की वजह से उन्होंने एक तीर से कई शिकार करे। पहला तो भाई 1871 में वो कानून लेके आए जिसके तहत उन्होंने भारत के लगभग 193 के लगभग कम्युनिटीज हैं उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इस एक्ट को उन्होंने सब्सिक्वेंटली अमेंड करते गए और वो 1924 तक आते आते इस एक्ट को उन्होंने पूरे भारत में एप्लीकेबल कर दिया। इस एक्ट के बहुत ही स्ट्रिंजेंट और बारबेरिक प्रोविजंस थे जिनका पैरेलल है विश्व इतिहास में बहुत ही रेयर मिलता है। फॉर एग्जांपल, इस एक्ट के अंडर नोटिफाई हर कम्युनिटी का आदमी है वो जन्मजात अपराधी है। अगर वो अपराधी है तो उसका एक जगह से दूसरी जगह तक जो स्थानांतरण है, जो उसका जो मूवमेंट है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। थर्ड है उनके जो बच्चे हैं, जो 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 नवजात शिशु हैं, वो भी अपराधी हैं और उनको उनकी माओं से अलग करके और उनको रिफॉर्म करने के लिए हम किसी दूसरी जगह पर उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इनको सिविलाइज करने के लिए, इन बारबेरियंस को सिविलाइज बनाने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग टाइप के रिफॉर्मेशन कैंप्स खोले। हमने भी इस इतिहास में पढ़ा है कि भाई जैसे नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उसी प्रकार से भारत में रिफॉर्मेशन कैंप्स थे जो इन नोमैड्स को सेटल करने के लिए, इनको रिफॉर्म करने के लिए, इनको सिविलाइज करने के लिए खोले गए थे। ये कैंप बेसिकली फोर्स लेबर कैंप्स होते थे जहाँ पे इन इन कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको फोर्स लेबर करवाया जाता था। इसके अलावा इनका जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो इसमें होता ही होता था। और ये सब काम बदस्तूर जारी रहे 180 सालों तक, 1871 से लेकर 1952 तक। जब आज़ाद भारत की जो नेहरू सरकार है उसने 1952 में 31 अगस्त 1952 को एक अयंगर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर इन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाई कर दिया। मतलब 1871 में इन कम्युनिटी को नोटिफाई कराया गया और 1952 में इनको वहाँ से उस एक्ट को रिपील कर दिया गया और उसको इनको एक नई आइडेंटिटी दी गई कि डी नोटिफाइड कम्युनिटीज या डी नोटिफाइड नोमैडिक कम्युनिटीज। इसके साथ में इंटरेस्टिंगली, और यहाँ पे आयरनी स्टार्ट होती है कि 1952 में इनको डी नोटिफाई तो कर दिया गया, लेकिन 1952 में ही वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग एक्ट्स बढ़ाए, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, हैबिचुअल ऑफेंडर्स रिफॉर्मेशन एंड सेटलमेंट एक्ट्स, और ये 1952 में बढ़ना स्टार्ट हुए और 1959 तक 1959 तक 8 या 8 से ज़्यादा राज्य सरकारों ने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बढ़ाए जिनके प्रोविजन 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सिमिलर।
हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट्स हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देते हैं कि भाई किस कम्युनिटी के किस मेंबर को मतलब कि कहाँ पे मूवमेंट करना है, कहाँ पे नहीं मूवमेंट करना है। अभी भी जो एप्लीकेबल है, पुलिस को हिदायत दी गई है कि भाई एक रजिस्टर मेंटेन कराया जाएगा जिसमें जो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, और उस हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ दैट 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और ये सारे प्रोविजंस हैं अभी भी इन कम्युनिटीज पे एप्लीकेबल होंगे, और ये सब हैं वो आज भी एप्लीकेबल हैं, और जिसके कॉन्सिक्वेंस हैं भारत का एक बड़ा तबका 8 से 10% आबादी, हमें अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं पता कि भाई 8% है, 10% है, 12% है, क्योंकि हमारे पास में इनके रिगार्डिंग कोई कंक्रीट एम्पिरिकल डेटा नहीं है। तो एक मोटा मोटा अंदाजा है कि भारत की 8 से 10% आबादी है वो इस एक्ट का जो जो स्टिग्मा है, जो बर्डन है, जो कॉलोनियल बैगेज है, वो इसको झेल रही है। और आज के दिन इसको रिपील कराया गया था, इसलिए आज ये जो करोड़ों घुमंतु जो जो समुदाय के लोग हैं वो आज इसको विमुक्ति दिवस के रूप में, लिबरेशन डे के रूप में या आज़ादी के दिन के रूप में मना रहे हैं। रमाशंकर जी, ये जो पूरा डिनोटिफाइड ट्राइब्स का आइडिया है, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है सारी के सारे समूह शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आते हैं। कुछ समूह शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, हालांकि उन्हें डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, पर कुछ जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाग नहीं है। और आमतौर पे ये भी माना जाता है कि उनकी जो संख्या है, जैसा कि रविंद्र ने कहा कि उसके बारे में अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने समूहों में हैं। सारे घुमंतु समुदाय भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स में नहीं आते हैं, कुछ हैं जो घुमंतु हैं। तो ये पूरी कैटेगरी है, उसकी विविधता के बारे में अगर आप हमें जानकारी दें, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि यह जो, जैसा कि रविंद्र ने भी बताया और हम सब ये जानते हैं कि जो आज़ाद भारत में भी यह प्रवृत्ति जारी रही कि हम एक बड़े समुदाय को यह मान ले रहे हैं कि वह एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक को बनाता है। हर समुदाय में कुछ लोग होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर एक पूरे समुदाय को वर्णित करने की जो प्रवृत्ति है, उसके पीछे कौन सा कारण रहा? क्योंकि बहुत सारे प्रबुद्ध लोग रहे, अभी भी हैं, जो भारत की राजनीति में हावी हैं, पर एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट या एक्ट्स जैसी चीजों को कैसे कायम रख सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, तो जो जहां से बात रविंद्र का खत्म कर रहे थे, मैं उसको वहीं से शुरू करूंगा और आगे। तो पूरे भारत में इस समय ऐसी 4 श्रेणियां हैं जिनको अपवंचित माना जा रहा है संविधान के द्वारा, उनको आगे ले जाने की बात की जा रही। सबसे नवीनतम ईडब्ल्यूएस है, फिर ओबीसी, एसटी और एससी। और ओबीसी, एसटी, एससी के पिछड़ेपन, पीछे रह जाने, अपवंचित रह जाने, एक्सक्लूडेड रह जाने, हिंसा का सामना करने और दिक्कत तलब जीवन बिताने के बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं। वह ऐतिहासिक कारण घुमंतु और विमुक्त समुदायों के साथ भी हैं। और यह जो 3 श्रेणियां हैं उसमें एक दिक्कत आप बार बार देखते होंगे, कम से कम एससी और ओबीसी में, कि कोई एक समुदाय किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति में है, वही समुदाय दूसरे राज्य में अनपिछड़ा वर्ग में है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी तीसरे राज्य में वह अनुसूचित जनजाति में है। घुमंतु और विमुक्त समुदायों के साथ भी यही है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है ओबीसी समुदायों से, फिर अनुसूचित जातियों से आता है, और एक छोटा सा हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से आता है। आप एक उदाहरण लीजिए पारधी समुदाय का, तो मध्यकालीन टेक्स्ट से लेकर अब तक उनके बारे में खूब वर्णन मिलता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ही कुछ निश्चित तालुकों में वह सामान्य श्रेणी में है, क्योंकि उनको कोई परिचय पत्र नहीं मिला है। कुछ जगहों पर वह अनुसूचित जाति में है। उत्तर प्रदेश में महोबा और औरैया के आसपास वो पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी भी श्रेणी में वह नहीं है। तो ये एक दिक्कत हो गई। इसी तरीके से बहेलिया समुदाय है या वधिक हैं, बहुत ऐसे समुदाय हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं।
तो जो 2 कमीशन गठित हुए अभी 21वीं शताब्दी में, रेंडके कमीशन और उसके बाद में इदाते कमीशन, उन दोनों के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे इसको सर्टिंग आउट किया जाए। तो बहुत सारे समुदायों को तो रेंडके कमीशन ने सर्टिंग आउट किया। उसके बाद में इदाते कमीशन ने एक लिस्ट बनाई कि ये समुदाय जो है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में राज्य वाइज एक उन्होंने सूची तैयार की कि यह समुदाय जो है उत्तर प्रदेश में डीनोटिफाइड है और यह समुदाय अभी भी घुमंतु है। तो उन्होंने 2 श्रेणियां बनाई कि जो डीनोटिफाइड है और दूसरे जो घुमंतु है। डीनोटिफाइड वह है जो रविंद्र बता रहे थे, वह सभी समुदाय जो 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के प्रावधानों के तहत समय समय पर क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किए गए थे। उनको 1952 में कहा गया कि अब आप क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं रह गए हैं। तो उन वह सारे समुदाय हैं। एक तो इसकी ये दिक्कत है कि पूरे भारत भर में उनकी अलग अलग जो नॉमेनक्लेचर है वो फैला हुआ है और उनको एक श्रेणी नहीं मिल पा रही। और आप सब जानते हैं कि श्रेणी यानी एक कैटेगरी तब तक नहीं संभव हो सकती जब तक भारत की संसद यह निर्धारित ना करे। तो रेणके कमीशन ने और इदाते कमीशन दोनों ने ये बात कही कि भारत के संविधान में एक संशोधन पेश होना चाहिए और उनमें एक नई कैटेगरी लाई जानी चाहिए और उस कैटेगरी में इन समुदायों को, निश्चित समुदायों को लाया जाना चाहिए। रमाशंकर जी, दोनों कमीशन कब बने थे? एक कमीशन यूपीए के समय बना, वो 2005 में बना, फिर वो धीरे धीरे चला, लेकिन 2008 में उसने अपनी रिपोर्ट एक सबमिट की। उस रिपोर्ट के आधार पर एक वर्किंग ग्रुप भी बना 2011 में। फिर रेणके कमीशन की रिपोर्ट और उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर एक और कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक कम्युनिटी जैसे करके। वो फरवरी 2014 में गठित हुई, उसकी घोषणा हुई। फिर नई सरकार आई, उस सरकार ने उस कमीशन को बनाया इदाते कमीशन। इदाते कमीशन की भी रिपोर्ट आई, लेकिन इन 2 कमीशनों की रिपोर्ट मैंने ठीक से पढ़ी है, संभवतः रविंदर ने भी पढ़ी हो। तो उसमें आप जाएं तो जो बात रविंदर कह रहे थे, कहीं भी किसी एक समुदाय का आप नाम लीजिए और यह निश्चित पता नहीं है कि इस समुदाय के इतने लोग इस जिले में रहते हैं। जैसे आप अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि किसी भी एक जिले का नाम लीजिए और उस जिले के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वहां लिखी हुई है। लेकिन इस तरीके की संख्या इन समुदायों की नहीं, वह इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है और इसका जो है मैंडेट उसको दिया नहीं गया है भारत के जो जनगणना रजिस्ट्रार हैं कि भाई इनकी जनगणना कर लीजिए। और खुद ही इदाते कमीशन ने कहा, जो माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के दौरान बना, उसने कहा कि इनकी जनसंख्या ज्ञात की जानी चाहिए, एक इनकी जनगणना होनी चाहिए। तो जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं वो केवल यही नहीं है, उसमें यह भी एक मैंडेट होना चाहिए कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका, क्या उनका पेशा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक बात, इन्हीं दोनों जो कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स को पढ़िए तो उन दोनों ने इस बारे में बहुत साफ साफ बात कही है कि एक बड़ा हिस्सा जो है छूट जा रहा है, जिसकी शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ये लगभग 99% लैंडलेस कम्युनिटी है, यानी जमीन नहीं है, शिक्षा तक पहुंच नहीं है। यानी जब पहले जमीन नहीं है, अस्थायी जीवन नहीं है, शिक्षा तक पहुंच नहीं है और बहुत ऐसी किसी प्रेरणा का अभाव हो गया है जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सके। तो वह उन जगहों पर ही रहने के लिए मजबूर हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष जगह है। तो दिक्कत तो है। रविंद्र जी, जैसे मैंने पहले इस बात को बताने की कोशिश की थी या पूछने की कोशिश की थी और रमाशंकर जी भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि इनकी जनसंख्या, और आपने भी इसके बारे में कहा कि इनकी ठीक जनसंख्या मालूम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आपने ये भी कहा कि 8 से 9% हैं। तो ऐसा मानने का क्या आधार है कि 8 से 9% है? या एक तो पहले सवाल का पहला हिस्सा ये
कि अगर हम राजनीतिक रूप से इनके प्रभावकारिता को समझने की कोशिश करें, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि पूरे देश में कहीं भी कोई एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है या कोई ऐसा पंचायती राज क्षेत्र है, जहाँ पर हम यह कहें कि पंचायत में कौन सरपंच या मुखिया होगा, विधानसभा में कौन विधायक होगा, शायद सांसद थोड़ी बड़ी जगह हो जाएगी, पर कम से कम इन 2 स्थितियों में वो चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम है, या फिर हम ये मानिए कि ये सारे के सारे समुदाय काफ़ी बिखरे हुए हैं और अल्पसंख्या में हैं? ये है कि जो ये रफ एस्टिमेट्स, जी। हाँ, तो जो रफ एस्टिमेट्स है उसका तो अंदाजा सर ये जो 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 दोनों कमीशन है इनके ही उससे आता है कि भाई इनकी संख्या लगभग इतनी हो सकती है, या जो कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनके हवाले से ये बात हमें पता चलती है। एग्जैक्टली हमें अभी भी नहीं पता है क्योंकि इनकी सेंसस वेंसस नहीं हुई, जैसा कि रमा साहब ने बताया। सेकंड है कि भाई आप जो चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो सर कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा है, हरियाणा में लगभग मतलब 25 से ज़्यादा जो घुमंतु समुदाय हैं वो मतलब कि यहाँ पे हरियाणा में रह रहे हैं, और 25 में से लगभग 20 और 22 कम्युनिटीज़ हैं वो शेड्यूल कास्ट में या ओबीसी के अंदर हैं। तो ये जो इनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन, जैसा कि रमा सर बता रहे थे कि भाई ये तो ऑब्वियसली एक फैक्ट है कि भाई इनके पास में ना ज़मीन है, ना मकान है, ना कोई दुकान है, ना मतलब इनके पास में कोई शिक्षा है। लेकिन जो ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो हुआ था मतलब कि अमेंडमेंट, उसके बाद से और जो कैटेगरी जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ की जो ये कैटेगरी, जो डीएनटीज़ की ये कैटेगरी जो शेड्यूल कास्ट में आई है, जो ओबीसी में आई है, वो कुछ हद तक जो ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है, जो पंचायत राज के लेवल की जो पॉलिटिक्स है, म्यूनसिपैलिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद मतलब कि अभी मैं 1 महीने तक पिछले हरियाणा के जो नोमैडिक कम्युनिटीज है उनके साथ में फील्ड वर्क कर रहा था, तो उसमें एक कम्युनिटी है बावरिया। तो बावरिया कम्युनिटी जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ पे एक गांव पड़ता है आंतरी। तो आंतरी गांव में एक सरपंच हुआ है इन बावरिया कम्युनिटीज़ का, और वो सिर्फ इसलिए हो पाया कि वो जो बावरिया है वो हरियाणा में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और शेड्यूल कास्ट में आने की वजह से और जो संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं जो रिजर्वेशन के पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनका इन्हें फ़ायदा मिला। लेकिन ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन एग्जाम्पल है। लार्जली इनका जो मोबिलाइजेशन है जो चुनावी राजनीति के अंदर है वो उतना नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ में जितना मैंने अपने फील्ड वर्क के दौरान पाया है, इन लोगों का एक धीरे धीरे इनमें एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो रही है। पढ़ाई लिखाई इनकी पीछे छूटती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हम, फॉर एग्जांपल मैं पिछले महीने मतलब कि जिनसे बात कर रहा था, एक कम्युनिटी है जिनको बंजारा कहते हैं हरियाणा में, तो कहते हैं कि भाई हम ना हमारे भाई उनके 100 घर हैं, तो 100 घर में 400-500 के लगभग तो मतलब कि वो वोटर्स होंगे जो एलिजिबल वोटर्स हैं। तो कहते हैं कि भाई हम अपना ग्रुप में वोट डाल लेंगे। पिछली बार जो आया था हमारे पास में वोट मांगने, उसने हमारे जो हमारा जो बस्ती है उसमें ना नलका लगवाया, ना हमारी झुग्गियाँ ठीक करवाई, लेकिन इस बार है वो हम है वो एक ग्रुप में वोट डालेंगे, जो हमारी समस्याएं सुनेगा वोट हम उसको देंगे। तो इस हिसाब से इनका एक सटल, वेरी सटली इनका जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो हो रहा है। थर्ड है जो गाँव में बसे हैं, जो गाँव की जो परिधि के बाहर हैं, जो गाँव के जो पेरिफेरी के अंदर जो कम्युनिटीज़ बसी हैं, जैसे बावरिया, सांसी या बंजारा या गाड़िया लोहार, या इन लोगों की जो मतलब कि एक प्रकार से ये जो एक ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, प्रधान सेवक हैं, और जो मतलब एस्पायरिंग जो पॉलिटिशियंस है ना, ये इन लोगों की मदद कर रहे हैं कि भाई इनका वोटर कार्ड बन जाए। भले ही इनके पास में राशन कार्ड नहीं है, बावरिया जो लोग हैं और जो बंजारा लोग हैं, इनके पास में राशन कार्ड की बहुत भयंकर समस्या है। बहुत से लोग हैं इनके पास में राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इनके पास में लगभग जितने लोगों से मैंने बात की, सबके पास में वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है सबके पास में, लेकिन राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड मिलते ही तो इनको सरकार को पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत इनको अनाज देना पड़ेगा, लेकिन वोट डालने के लिए सिर्फ इनको एक वोटर कार्ड की जरूरत होती है। और वो इनका या तो जो रसूखदार लोग हैं, जो जिनको सरपंच बनना है या पंच बनना है या जिला अध्यक्ष बनना है, जो बनना है, वो इन लोगों का वोटर कार्ड तो बनवा दे रहा है, लेकिन राशन कार्ड की जो इनकी जो अभी लड़ाई है वो जारी है। तो पता नहीं मैं आपके आंसर से डाइग्रेस तो नहीं कर गया, लेकिन जितना मुझे समझ में आया इतना मैंने बता दिया। रमाशंकर जी, ये मेरे मन में एक सवाल आता है, और मैंने जो पहला सवाल आपसे पूछा था वो भी इसी के आसपास था
मैं फिर से उस पर वापस जाना चाहूँगा कि आखिर दो हिस्से होंगे इस प्रश्न के। पहली बात तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर वो कौन-सी मनोवृत्ति रही जिसमें बहुत सारे प्रशिक्षित नौकरशाह, अच्छे विचार वाले नेता, सब कोई मौजूद रहा, उसके बावजूद हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जैसे कानून बनते गए आज़ादी के बाद के दौर में भी। क्या इसके पीछे कोई ठोस सामाजिक समझ रही? एक तो बात यह है। दूसरा मेरा इसमें, चूँकि आपने काफ़ी फील्ड वर्क भी किया है, रविंद्र भी काफ़ी फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम क्या यह कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी के सामान्य होने का एक मतलब यह भी है कि इनके साथ जो अपराधी का ठप्पा लगा है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो, या वो ठप्पा एकदम इतना गहरा चस्पा हो चुका है कि इनके बच्चों के साथ, इनके परिवारजनों के साथ वो हमेशा ही साथ-साथ चलते रहता है और उनकी पहचान का अभिन्न भाग बन गया है। क्या इनके संदर्भ में यह सबसे बड़ी चुनौती मानी जाए? जी, रमाशंकर जी। क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लागू किया गया था, उसके पहले 1869 में एक और एक्ट लाया गया था, वो अफेंडर एक्ट जैसा ही था रविंदर, उसको आप भी 1869 के दौरान की बात है, या 1830 से लेकर 1871 के बीच बहुत सारे समुदायों को डकैती में, गुंडा एक्ट में और इस तरीके के एक्ट में लाया गया कि जो गांव में रह रहे हैं वह ठीक आदमी है क्योंकि उसके पास खेती है, उसकी खेती को की कुर्की की जा सकती है। शहर में है, आप एक निश्चित जगह पर रहते हैं, आपका मकान नंबर है, लेकिन ऐसे लोग दिक्कत पेश करते थे अंग्रेजी समाज के लिए, अंग्रेजी प्रशासकों के लिए, कि जो घूमते रहते थे एक जगह, जिनको ट्रेस कर पाना आसान नहीं होता था। तो एक तरीका यह था कि आप या तो यहाँ बस जाइए, और जब वो नहीं बसे तो उनको जबरदस्ती बसाने की कोशिश की गई और नए तरीके से कानून लाए गए। और उस समय जो सबसे बड़ी, जिस चीज से सबसे ज्यादा भारतीय समाज को कब्जे में लाया गया, वो पुलिस थी, जो लाल पगड़ी वाली पुलिस। भारतीय सोशल लैंडस्केप को सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत प्रभावित किया। और उस पुलिस का कंट्रोल एसपी के पास, एसपी का कंट्रोल कलेक्टर के पास, कलेक्टर का कंट्रोल ऊपर जो डिप्टी लाट और लाट साहब के पास, इस तरीके के जो कंट्रोल्स थे, तो वहां तक पुलिस के द्वारा वो सीधे पहुंच जाती थी। तो ये बात आई गई हो गई, और जब 52 में ये एंगर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको पढ़िए, तो उसमें बहुत साफ साफ ये कहा गया कि भाई इनको आप डिनोटिफाइड कर दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था की दिक्कत आ सकती है। और हद तो हद है, उस समय के लोगों ने कहा कि ये अभी इतना ज्यादा इनका मोरल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है कि ये सबके साथ कदम ताल मिलाकर चले। तो उसको एक नए एक्ट में लागू कर दिया गया, और उसमें एक ये था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में ये था कि कम्युनिटी का नाम इरेज कर दिया गया, कम्युनिटी नहीं रहेगी, ठीक। और वह डिनोटिफाइड, और इससे बिल्कुल अलग चीज थी कि भाई जो बार बार अपराध करेगा उसको हम हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के उसमें लाएंगे। तो जो पुलिस प्रशासन था उसके लिए एक पहले से ही रेफरेंस पॉइंट था पिछले 60-70 साल 80 साल का, तो उन जगहों पे वो ज्यादा जाना उसके लिए मुफीद था कि कहीं अगर चोरी हो रही है तो। और दूसरी खास बात यह कि भारत जो है आर्थिक गैर बराबरी को बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया, और किस चीज को चोरी कहना है, किस चीज को चोरी नहीं कहना है, ये एक नैतिक विषय हो सकता है। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को बार बार जेल जाना पड़ा या जाना पड़ता है। तो ऐसे लोग चोरी करने के लिए वास्तव में बाध्य होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो एक निश्चित समुदाय के लोग अगर मान लीजिए कि एक छोटी सी कोई चीज, या किसी का आम तोड़ लिया, कहीं छोटी सी चीज उठा कर ली, तो उसमें भी वे बार बार जेल के अंदर ले जाए जाते हैं। तो यह जो है भारत की एक आर्थिक असफलता भी रही है। अब इसके कारण बहुत सारे समुदाय जब जेल में गए और बार बार गए, तो उनका एक स्टिग्मेटाइजेशन हुआ, कलंकीकरण हुआ कि ये बार बार जेल जाते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। और दूसरा ये हुआ कि ये कहने में मुझे थोड़ा क्या कह ही देता हूँ कि भारत के लोगों ने अपने बगल के लोगों के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया।
और जो पीछे छूट गया वो पीछे छूट गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसमें बहुत सारी बातों से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक जज साहिबान ने कहा कि एक हम कंपार्टमेंट मेंटालिटी के शिकार हो गए हैं, यानी हमें सीट मिल गई तो ठीक है, दूसरे को अब भाई तुम आओगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, यहाँ पंखा काम नहीं करेगा, यहाँ गर्मी होने लगेगी। तो ये दिक्कत आई। तो जो लोग आगे बढ़ गए वो बढ़ गए, और जो लोग पीछे छूट गए उनकी बात करने वाला नहीं रहा। तो इसमें एक बात ये हुई है कि जब ये चुनाव प्रणाली में समुदायों की गणना की जाती है तब तो सब लोग एक निश्चित संख्या में बताते हैं कि भाई इतने इतने लोग हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कहा जाए कि 6% से 8% के बीच में डिनोटिफाइड कम्युनिटीज के लोग हैं। अब सरकार क्या दबाव बने और सरकार इस पर आरक्षण दे, और मुझे पक्का यकीन है कि इस मांग को 5 साल से ज्यादा ये सरकार नहीं टाल पाएगी। कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा नहीं टाल पाएगी। मैं आम रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इस मांग को 5 साल से ज्यादा ये सरकारें नहीं टाल पाएंगी। और दूसरा है जी, चूंकि हमारे पास थोड़ी समय की कमी रहेगी तो एक आखिरी सवाल के साथ मैं आज की बातचीत को विराम देना चाहूंगा। सवाल ये है कि अभी वर्तमान समय में जो विमुक्त समुदाय हैं, क्या उनका कोई राजनीतिक संगठन है और क्या वो राजनीति को प्रभावित कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल वो कर पा रहे हैं। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यानी कानपुर में, तो कानपुर में आप जहाँ कानपुर विश्वविद्यालय है उसके ठीक बगल में एक है राजकीय उन्नयन बस्ती कल्याण। वो 1922 में बसाई गई थी, लगभग 102 साल हो गए, और वह उन्हीं प्रावधानों के तहत क्रिमिनल एक्ट के प्रावधानों के तहत बसाई गई थी। तो अच्छा, अब वो बस्ती बसा दी गई और लगातार वहाँ लोग बसे रहे। अब इसमें आप ये ना कहें कि सरकार का ऐसा कोई इरादा था, लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ जाने वाले, वहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ नौजवानों को, लड़के लड़कियों को शिक्षा मिली, बगल में केंद्रीय विद्यालय या अन्य विद्यालयों में उनको शिक्षा मिली। तो वह बस्ती जो है शैक्षिक रूप से थोड़ी उन्नत है, काफी उन्नत है। ऐसे ही हालत मुरादाबाद की एक बस्ती की है, या जहाँ पर लोग बस गए हैं। दूसरी तो और वो अपनी राजनीतिक आवाज को भी पेश कर रहे हैं उसकी, और सबके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन ठीक यही बगल में थोड़ी सी दूर, मतलब 40 किलोमीटर दूर कानपुर देहात में रनिया विधानसभा है। तो वहाँ रनिया विधानसभा में सपेरों के 10 या 11 गांव होंगे, और जिनमें हर एक गांव में 800 से 1000 की संख्या में सपेरे हैं। तो वह संख्या के हिसाब से तो एक बड़ी चुनावी ताकत है, राजनीतिक ताकत है। लेकिन जो मेरा अपना वहाँ का जो मैंने देखा है और बार बार मैं गया हूँ, रेगुलर जाता रहा हूँ, वहाँ ये है कि कोई गेजेटेड ऑफिसर नहीं है वहाँ पर, लेक्चरर नहीं है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप जाने दीजिए, कोई पुलिस अधिकारी नहीं है उन समुदायों में। तो अब होगा क्या कि जब आरक्षण दिया जाएगा तो आरक्षण कुल जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक, और आरक्षण का लाभ उन समुदायों को पहले मिलना शुरू होगा जो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो वह लाभ मिलेंगे जो कल्याणपुर की बस्ती है, या जो मुरादाबाद में बसे हैं, या जो लखनऊ में बसे हैं, उनको पहले मिलना शुरू होगा। अब जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको अगर साथ में लाने की कोशिश नहीं की गई तो श्रेणी बनने के बावजूद ऐसे लोग पीछे छूट जाएंगे। और यही दिक्कत आपको ओबीसी में दिखती है, अनुसूचित जातियों में दिखती है, अनुसूचित जनजातियों में दिखती है कि सर्टन कम्युनिटीज आगे चली जाती है, कुछ पीछे छूट जाती है। हालांकि इस पूरे मसले पर समझने के लिए भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आज की इस बातचीत से और रविंद्र जी और रमाशंकर जी के जवाबों से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो गई हैं कि जिन्हें हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, डिनोटिफाइड ग्रुप्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके लिए अलग से प्रावधान करने की बहुत ही जबरदस्त आवश्यकता है। जो कुछ भी सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं अलग अलग श्रेणियों का भाग होने के रूप में, वहाँ ये बहुत मजबूती से कुछ फायदा हासिल कर पाने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि इन समुदायों की जनसंख्या काफी कम है।
तुलनात्मक रूप से। तो एक तो बात कही जा सकती है कि इनके लिए सही नीति बनाने के लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि सरकार को या राज्य को इनके लिए बिल्कुल विशिष्ट नीति, इन पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों को बनाने की ज़रूरत है। और इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, जो राजनीतिक रूप से, संख्यात्मक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि वो राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल पाएँ, तो ऐसे समुदायों को राजनीति में उचित भागीदारी देने के लिए हमारी व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम सबको गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। आज की बातचीत में भाग लेने के लिए और हमें इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं से बताने के से अवगत कराने के लिए मैं रविंद्र जी और रमाशंकर जी, आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। हम आगे और भी ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आज की बातचीत को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोग को धन्यवाद। नमस्कार।